नमस्कार दोस्तों, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक सांसद, एक बाहुबली माफिया दबंग टाइप का नेता, जिस पर देश की महिला खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने, ओलंपियन ने संगीन आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ 7 शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके खिलाफ पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर 29 दिन से पहलवान बैठे हैं, जिसकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए दर्जनों किसान संगठन लगातार आंदोलन की राह पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। वो माफिया, वो बाहुबली, वो दबंग सांसद कह रहा है कि मैं नार्को कराने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि शिकायतकर्ता, वो लड़कियां, वो पहलवान भी नार्को कराएं। वो दबंग सांसद कह रहा है कि मैं नार्को के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट या जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं वो भी नार्को कराएं। और दिलचस्प बात यह है कि पहलवानों ने कह दिया कि हम भी नार्को के लिए तैयार हैं। वो शिकायतकर्ता लड़कियां, 7 शिकायतकर्ता लड़कियां, महिला पहलवान जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके हवाले से भी अभी कुछ देर पहले जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, वो 3 पहलवान, वो ओलंपियन जो 29 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम सब और वो शिकायतकर्ता लड़कियां भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। खास बात यह है, जो पहलवानों ने कहा है थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और लाइव नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट लाइव होता नहीं है, लैब में होता है, डॉक्टर्स होते हैं, तकनीशियन होते हैं, वहां फॉरेंसिक के लोग होते हैं और जांच अधिकारी होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल पैदा हुए, जो सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट सबके लिए तैयार, लेकिन जो बड़ी बात कह दी कि जो आरोप लगा रही है लड़कियां वो भी कराएं। तो मैं अभी हूं रामगढ़ में, आया तो हूं अपनी टीम के साथ कुछ स्टोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ विभूति नारायण राय हैं जो डीजीपी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, रिटायर कर चुके हैं, लेकिन लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, रामगढ़ में इन दिनों हैं। तो मैंने कहा जरा इनसे भी बात करें, पुलिस एंगल भी, नार्को को लेकर जो कहा गया वो भी, और ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति सरकार या पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है कि 29 दिन तक ऐसे आरोपों के बाद गिरफ्तारी नहीं। एक हमारे साथ खास मेहमान है अमरीश कुमार, एक्सप्रेस और जनसत्ता से 3 दशकों का इनका रिश्ता रहा है, और पत्रकार के तौर पर, लेखक के तौर पर, लेकिन इन दिनों सत्य हिंदी पर हर रोज इनका एक शाम को 7 बजे शो भी आता है। सबसे पहले आपसे ही, जो ये नार्को में ये नया मामला, जिस तरह से ब्रजभूषण ने कह दिया कि वो शिकायतकर्ता लड़कियां, जिन जिन खिलाड़ियों ने मुझ पर आरोप लगाए, वो सब उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाए और ये मुद्दा समाप्त कराया जाए, तो ये ऐसा जो आरोप लगा रही हैं, जो नाबालिग लड़की भी है, ये उनकी मांग वाजिब है या एक पोस्टरिंग है, अब ये भी एक पेच है फंसाने का? देखिए, इस पूरे प्रकरण के 2 पक्ष हैं, एक तो कानूनी है, दूसरा नैतिक है। तो नैतिक पक्ष तो पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा अतीत, उनका पुराना इतिहास बहुत ही दागदार रहा है। तरह तरह के आपराधिक मुकदमे, 40 के आसपास मुकदमे उनके खिलाफ रहे हैं, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना गंभीर आरोप लगाया जाए और वो व्यक्ति दंदनाता हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है। इससे कम गंभीर आरोपों पर, ख़ासतौर से जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनमें फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। कम से कम अदालत में वो आदमी जा करके अपनी ज़मानत तो कराता है, लेकिन यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जो नैतिक पक्ष है वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, लेकिन कानूनी पक्ष जहाँ तक है, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह चूँकि अपराधी हैं, तो उनके खिलाफ हमें बियॉन्ड एनी रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी के एक अभियुक्त के तौर पर उन्हें आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो नार्को टेस्ट कराएं, लेकिन अगर वो नहीं कराएंगे तो ये उनके खिलाफ जाएगा। उनकी ये मांग की जो जिन्होंने दोषारोपण किया है वो भी नार्को टेस्ट कराएं, मुझे लगता है कानूनी तौर पे तो उचित है, क्योंकि अगर वो मना कर देंगे तो फिर उनके खिलाफ चला जाएगा। लेकिन ये कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो या कोई दूसरी एजेंसी आके सुपरवाइज़ करे, पब्लिकली इसको रिले किया जाए, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कानूनी दम है। वो तो होगा टेस्ट किसी लैब में, जहाँ डॉक्टर्स होंगे, जहाँ साइको एनालिस्ट होंगे, जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो अपने सवाल लेके आएगा, पूछेगा।
तो लीगली तो शायद उनका पक्ष सही है, लेकिन चूंकि ये इतना ज़्यादा इमोरल पूरे के पूरे इसकी हैंडलिंग हुई है और उनका अतीत इतना दागदार है कि मैं नहीं समझता कि उनके साथ किसी की सहानुभूति होगी। अब एक सवाल अमरीश जी के पास आने से पहले, नार्को टेस्ट जो होता है उसमें कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल होता है, केमिकल का, जिसमें वो कुछ बेहोशी और कुछ मतलब अर्ध बेहोशी की अवस्था में हो, उसकी चेतना कुछ इस तरह से ढीली पड़ जाए कि उससे अगर कुछ सवाल पूछे जाए, और सवाल ट्रिकी सवालों की लिस्ट बनती है और उस सवालों में वो कहीं फंसता है, उसके बॉडी में भी कुछ हलचल होती है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसका एक टेक्निकल तरीका है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हवाले से जैसा होता है। लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या पूछते हैं। जो आईओ होता है और जो सवाल पूछने वाली टीम होती है, वो बहुत मैटर करता है कि अगर सवाल आपने बहुत स्मार्टली नहीं फ्रेम किए तो शातिर लोग उसके बाद भी बच जाते हैं। तो इसमें अगर कोई बचाना चाहे तो उसके बाद भी इसकी गुंजाइश बचती है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट की पहले की गाइडलाइन है 2010 का, मैं केजी बालाकृष्णन की अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, पहले भी ऐसे भी कई बार हुआ है कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं हो। जी, नार्को टेस्ट क्या कोई भी एविडेंस आप मजबूर नहीं कर सकते किसी अभियुक्त को अपने खिलाफ देने के लिए, ये तो एक संवैधानिक स्थिति है। तो नार्को टेस्ट तो नहीं हो सकता अगर ब्रजभूषण मना कर दें, लेकिन फिर ये उनके खिलाफ जाएगा। जहाँ तक आपने बात कही वो बहुत सही है कि अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर वो सवाल बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत पॉइंटेडली नहीं करेगी तो ये बच सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। आपको पता है कि थोड़ी देर में आप अर्ध बेहोशी की हालत में चले जाएंगे, आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और बहुत सारे सवाल जो आप होश में नहीं, जिनके जवाब देते या उस तरह जवाब नहीं देते, वो आप देने लगेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो बहुत जिन्हें कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, वो उस समय भी झूठ बोल जाते हैं, उस समय भी उनका दिमाग पूरी तरह से काबू में नहीं आता। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। अब चूंकि झूठ बोल जाते हैं मतलब एजेंसीज को या सवाल पूछने वाले को भरमा देते हैं। और फिर इसमें तो सही रिजल्ट नहीं आ सबसे पाता। बड़ा खतरा ये है ना कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जिस तरह सॉफ्टली डील कर रही हैं, जिस तरह का रिश्ता उनका इस अभियुक्त के साथ है, ये सत्ता पार्टी का एमपी है, अगला चुनाव लड़ेगा, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये अपने सजातीय वोटरों पर असर डाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मन में आशंका है कि इसे राज्य बचाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चनेयर बने, ये भी बहुत एक्सपर्ट्स की सलाह से बने, और इसमें हो सकता है जो आप सुप्रीम कोर्ट या किसी जुडिशियल बॉडी का इंटरवेंशन मांग कर सकते हैं कि साहब वो सवाल ज़रा एक बार दिखा दिया जाए। जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर से जो प्रोसिक्यूशन के बड़े वकील जो इसमें रहे, उनको एक बार दिखा दिया जाए। अब अमरीश जी जैसे इन्होंने लीगल और पुलिस का एंगल बोला, अब सवाल वही है कि ये किसी को भी लग सकता है कि, हालांकि फिर भी एक सवाल और छोटा सा उसके बाद आता हूं। अब पॉक्सो को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है, जो पहलवान भी कर रहे हैं, कल महम में पंचायत हुई उन्होंने भी कहा और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट भी कर रहे हैं कि पॉक्सो में अगर एक नाबालिग लड़की की भी शिकायत है तो अगर दूसरा कोई मामला होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। ये मामला चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो प्राथमिक तौर पर यह भी दिख रहा है इसमें। सही कह रहे हैं आप। पॉक्सो क्या, साधारण जो इस तरह के मामले हुए जिसमें कि किसी लड़की ने अगर खड़े होकर के बलात्कार का या दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, तो 99% केसेस में मैंने देखा है कि फ़ौरन अभियुक्त या तो गिरफ्तार किया जाता है या वो अदालत से जाके अपनी जमानत कराता है। यहाँ तो निश्चिंत होकर घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ललकार रहा है। और पॉक्सो है, ये तो और ज़्यादा गंभीर है। मैंने सुना शायद उस लड़की का नाम भी कहीं ले लिया गया है, तो ये तो और एक बड़ा वायलेशन है पॉक्सो का। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि राज्य इसमें सॉफ्ट हैंडलिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाए। अमरीश जी, तो अब 29 दिन हो गए, आपकी क्या राय है जिस तरह से? हाँ, ये मामला कानूनी से ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक मामला है, आपराधिक मामला है, और पुलिस प्रशासन तो उनको बचा रहा है, सरकार भी बचा रही है। लगातार ये खबरें आ रही कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर तो किया नहीं कहीं से, किसी चीज से। तो इसलिए जो उनकी मांग है वो कुतर्क है, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक तो वो अपराधी एकदम माने जाते हैं, पूरा दबंग है, सारी चीजें जो बातें आप कह चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस स्तर पर पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है, ये बहुत साफ सी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा गए तो उन्होंने कहा भाई हमने एक बात कह दी थी एफआईआर की। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कोई बहुत अच्छा रुख नहीं था। इसका मतलब दबाव चौतरफा है।
प्रशासनिक दबाव है, जो अदालती मामला है उसका भी दबाव कोई अब उनके पीछे नहीं, साफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, चूंकि आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट पर, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पहलवान गए थे कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसलिए याचिका थी। एफआईआर जब दर्ज हो गई दूसरी या तीसरी सुनवाई में, तब उसके बाद वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने कहा कि हमारी भूमिका एफआईआर दर्ज कराने तक थी, अब दर्ज हो गई तो अब लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाइए। बिल्कुल, वो उसका मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि आप जंतर मंतर पे जाके अनशन पे बैठ जाइए। जब आप लोअर कोर्ट कहते हैं और हाई कोर्ट कहते हैं तो साफ है कि फिर आप जंतर मंतर चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। लोअर कोर्ट और बाकी अदालतें कैसे काम कर रही, बहुत साफ सी बात है। अगर वो एक बार पूछ लेते कि भाई पास्को लगा हुआ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लेते, इस सवाल पे आ जाता जवाब पुलिस का। पुलिस कोई, आप पास्को के तमाम मामले देख लीजिए, ज्यादातर मामलों में लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन साफ है कि पुलिस बचा रही है उनको, सरकार उनको बचा रही है। 3 महीने तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने को जिस तरीके से कहा, हम लोगों ने भी इस पे बात की, हम लोगों का मानना था। फिर आप लोअर कोर्ट जब आप कहते हैं तो बहुत साफ है कि पहलवानों जाओ जंतर मंतर पे बैठ जाओ। किसान वाला आपको पता है, किसान आंदोलन जब हुआ तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, क्या हुआ, वो आंदोलन चलता रहा। तो वो भूमिकाएं अलग है। ये जैसे कमेटी बनी उसमें सरकारी लोग भरे पड़े थे, उस कमेटी का कोई मतलब नहीं हुआ। आप अडानी वाला मामला देख लीजिए ना, जो अभी तत्काल आया है मामला, उसका भी वही हंस रहा है। ये मामला राजनीतिक है, इसमें मोदी जी को, अमित शाह को हस्तक्षेप करना चाहिए, जेपी नड्डा को हस्तक्षेप करना चाहिए था। आरएसएस जो नैतिकता शुचिता की बात करता है, चाल चरित चेहरा की बात करता है, उसके इतने सांसद के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। तो ये मामला बहुत गलत है और हमें लगता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए था। 15 दिन पहले, मुझे तारीख याद नहीं, 15 दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की जब बार बार बात हो रही थी, उन्होंने कहा मोदी जी कहें तो इस्तीफा दे देंगे और जेपी नड्डा, शाह कहें तो भी इस्तीफा दे देंगे। इन लोगों ने तो कहा नहीं। तो ये तो उसको कुश्ती संघ से इस्तीफे के लिए भी नहीं कर रहे हैं, अब यह गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। साफ है ना कि मोदी और शाह जी संरक्षण दिए हुए हैं। हाँ। मोदी शाह जी चाहते हैं कि ऐसे सांसद हमारी पार्टी में बने रहें, ये बहुत साफ सी बात है। अब ये जनता को तय करना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या उनका फैसला होता है। ये तो चुनाव में, जैसा अभी कर्नाटक में हुआ, बहुत जिद की थी उन्होंने, क्या फैसला आया सामने है। उत्तर प्रदेश में कितनी महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या, जो चर्चाएं होने की, वो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आपको पता है अयोध्या में 5 जून को बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, शक्ति परीक्षण, और सुना संत और महात्मा और भगवाधारी लोग आ रहे हैं, जिस पर 40 मुकदमे हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 30-35 साल का ये है कि बच्चा 4-7 जिलों में जानता है, अब तो पुलिस अधिकारी रहे। और वहां जंतर मंतर पर भी एक बड़ी सी लिस्ट टंगी है, जिसमें एक तरफ 36 मुकदमे, एक तरफ 36 मेडल, और सब लोग जानते हैं वो आदमी संत, महंत और भगवाधारियों का सम्मेलन कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमीन है। आपको पता होगा सीता जी को कैसे छोड़ दिया गया, एक जरा सा आरोप पे ये मामला, ये तो सीधा गंभीर मामला है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो भक्त लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि हमारा नेता कैसा है और हमारी पार्टी कौन सी है, जो देशभक्त पार्टी है वो काम क्या कर रही है। तो हमें लगता है बहुत गंभीर मामला है और इसका उत्तर प्रदेश भी जवाब देगा, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं। और अभी भी बता दें कि अयोध्या में कोई आसान नहीं है इनके लिए आगे का रास्ता। अयोध्या की बात अलग है, अयोध्या में भी लड़ाई बड़ी टक्कर की होगी। तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो उसको भी अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, वो बात की बात है, अभी 1 साल है। वैसे 6 बार जीते, 5 बार बीजेपी से, 1 बार समाजवादी पार्टी से। इलाके में कहते हैं उनका जबरदस्त वोट बैंक प्रभाव है और ठाकुर वोट बहुत मायने रखता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है और प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, जातीय आधार भी है। लेकिन एक सवाल पुलिस की भूमिका पर भी कि आपको लगता है, जैसे आप डीजीपी रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे, अगर आपके हाथ में पूरी जांच होती या जिम्मेदार आप होते पूरे मामले में, तो क्या करते, क्या करना चाहिए था पुलिस को जो नहीं किया गया? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का अब मुझे दुख है ये कहते हुए, प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक है। इसमें सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करना चाहिए था, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो ठीक है, जाके अदालत से जमानत करा लाते तो अलग बात है, लेकिन उनसे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई पूछताछ भी हुई। मतलब मैं तो सिर्फ अखबारों के माध्यम से एक बार पूछताछ हुई है, लेकिन कहा गया फिर बुलाएंगे, पता नहीं कैसे पूछताछ हुई, क्या मोहब्बत वाली कोई पूछताछ हुई होगी। लेकिन उनसे हुई है तो क्या उन जो पीड़िताएं हैं या पीड़िता है उससे भी हुई है, मुझे नहीं पता। पीड़िता का 164 में 2 का बयान तो कई दिन पहले, 5-7 दिन पहले हो गया था, बाकी का भी हो रहा होगा। तो अगर 164 में हो गया
तो फिर तो अब तो वो एक तरह से जो 164 का बयान है वो तो अदालत में एडमिसिबल है। बिल्कुल। और अगर उसने कहा है तो उस बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब किसी भी पुलिस अधिकारी को इसे चुनौती के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब कर रहा है ना। लोग ये कह रहे हैं कि साहब देखिए छोटे अपराधियों के तो जाके आप घर गिरा दे रहे हैं, उनके मकान ढहा दे रहे हैं, और ये एक ऐसा अपराधी जो जिसके खिलाफ 35-40 मुकदमे हैं, पहले से हिस्ट्री शीटर भी रहा है, या पता नहीं हिस्ट्री शीटर तो रहा होगा ज़रूर, मुझे निश्चित नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति का और हत्या से लेकर कोई ऐसा धारा नहीं, सब ज्यादातर रहा। मुकदमे और एक तो हत्या का कन्फेशन का एक वीडियो घूम रहा है, खुद ही बोला मैं जितेंद्र कोई था उसके पीठ में राइफल लगा के मार दिया मैंने। तो बताइए, अब इस पर तो पुलिस को और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। हाँ, तो एक पुलिस की भूमिका है, दूसरी जो सरकार का जो रवैया है, और तीसरा जो 29 दिन के बाद भी कोई गिरफ्तारी की गुंजाइश कोई दिखती नहीं है। क्या ये भी है कि कुछ लोग जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक भी हैं, आज के ज़माने में बहुत भक्त भी होते हैं, उनका कहना है कि भाई, और पुलिस की तरफ से भी ऐसी खबरें आती है, जो पुलिस पहले कर रही थी कि जब तक हम प्राथमिक जांच नहीं कर लेंगे तब तक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसमें 3 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट के डर से हंटर के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तारी के लायक या ऐसी चीज मानेंगे तब करेंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस सही कर रही है और ये जंतर मंतर पर बैठकर धरना देकर या पंचायत करके जबरन दबाव बना रहे? प्रोसेस के तहत होना चाहिए। देखिए, प्रोसेस तो यही है ना कि आप जो कंप्लेनेंट है, जो पीड़िता है, उसका बयान हुआ, पीड़िता खुद कह रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई, अलग अलग मौकों पर हुआ, उनके घर में हुआ, कुश्ती संघ का अध्यक्ष का घर जो है वहां हुआ, और साफ साफ कहा कि मेरे ब्रेस्ट को छुआ, टच किया, स्टमक के टच किया, हग किया, बहुत बैड टच किया, बहुत सारी चीज। अच्छा, मेंटल ट्रॉमा में सब रिटर्न है। 164 में निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने कहा होगा। तो अब इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो कई साल पुरानी बातें हैं। अब उसका कोई मेडिकल वो तो सबूत तो आ नहीं सकता, उसका कोई इस तरह का एविडेंस भी नहीं आ सकता है कि कोई कपड़े लत्ते या कुछ इस तरह की चीज़ें मिलें। तो अब तो उसका, जब तक कि आप उसे झूठा ना साबित करते हैं जो महिला कह रही है, तब तक तो उसको सच मानना ही पड़ेगा। खासतौर से मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया है उसे सच माना जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। अब क्यों नहीं कर रहे, ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें पॉलिटिकल विल का अभाव लग रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं किया जा रहा। तो अमरीश जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए नहीं है ना क्योंकि बीजेपी को या सरकार को अगर अपना कोई आदमी दिखता है जिसके साथ उसका जातीय आधार है, वोट है, चुनाव है, तो उसके साथ खून माफ है। और यही अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो पता नहीं अब तक क्या करते। राहुल गांधी को एक मामूली से मामले में मानहानि के मुकदमे में 2 साल की अधिकतम सजा और 24-26 घंटे में संसद से बाहर और 4 दिन में मकान खाली करने का नोटिस। और यहाँ एक 37-38 मुकदमे वाला आदमी, 7 लड़कियों की शिकायत करने वाली ओलंपियन, धरने पर बैठे ओलंपियन, और सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, हमें लगता है जुडिशरी को भी इसको संज्ञान में, जैसा आपने बताया ना कि एक बार लिया, ये लोग गए, अपने आप भी तो ले सकती है, सारी चीज़ों को देख रही है। दूसरे का घर होता तो बुलडोजर चल जाता। कोई मुसलमान सांसद था, एक पूर्व सांसद था, उसके साथ क्या हश्र हुआ सामने। तो हमें लगता है कि सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नीचे गिर गई है कि किसी अपराधी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति उसकी खत्म हो गई, बशर्ते को बीजेपी का हो। हाँ, जाहिर सी बात है। ये बात कम से कम, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। इतना अटल जी के साथ हम लोगों ने देखा, लंबा दौर देखा, इतनी ढिठाई तो नहीं करते थे, इतना लंबा समय हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं की गई है। तो सिर्फ इस डर से कि 5 जिले जो जहाँ ठाकुर बहुल इलाका है वहाँ पे इनको नुकसान होगा, सिर्फ इसलिए। तो भाई, अगर आप जातीय राजनीति की बात पे आप सबको गाली देते हैं और खुद जातीय राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकते हैं। अब 23 तारीख यानी कल 1 महीने पूरे हो जाएंगे पहलवानों के धरने के, जो जंतर मंतर पर चल रहा है। कल कैंडल मार्च की अपील की है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने, और उसमें बहुत सारे किसान संगठनों के लोग हो सकते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो सकते हैं, एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जो इन्हें भी लगता है कि उनका वाजिब उनकी मांग है, वो समर्थन देने के लिए कल इंडिया गेट पर कैंडल मार्च में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो महम खापों के चौधरी ने जो ऐलान किया, जिसमें यह भी कि 28 मई को, माफ करें शायद अगर मार्च बोला तो 23 मई को कैंडल मार्च है, और 28 मई को जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन उन्होंने कहा कि संसद के पास हम महिलाओं की पंचायत करना चाहते हैं। मुश्किल है,
कहें तो नामुमकिन है कि नई संसद के पास कोई पंचायत के लिए पहुंचने दे, बैठने दे। देखना होगा क्या होता है, सरकार कहां रोकती है, वो चलते हैं, कोई बीच में समझौता होता है, क्या रास्ता निकलता है, उस पर हमें आगे ख्याल करना होगा, देखना होगा। आखिरी सवाल विभूति जी, पुलिस को अब क्या करना चाहिए? मतलब सबसे पहले आपको लगता है कि क्या तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रोफेशनल पुलिस के लिए तो सबसे पहले ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि जो तफ्तीश कह रही है उस आधार पे उसे आगे बढ़ाएं और उस पर कार्रवाई करें। जो कानून जिस बात की डिमांड करता है, जो कानून जिसकी अपेक्षा करता है, वो कार्रवाई करें। और मेरे ख्याल से तो इसमें एक ही सबसे बड़ी अपेक्षा कानून की यही है कि इस अभियुक्त को पकड़ के अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत इसे इनोसेंट समझती है, छोड़ देगी, अलग बात है, लेकिन इसे अदालत सामने पेश किया जाए। और जिस तरह से किसी साधारण अभियुक्त को कानूनी अदालत जमानत देगी, हाँ, जमानत इनोसेंट, और वो तो ट्रायल का लंबा सिलसिला तो हाँ। लेकिन इसे अदालत के सामने ले जाके खड़ा करना चाहिए, ये पुलिस का पहला फर्ज होना चाहिए। ये विभूति नारायण राय बोल रहे हैं, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे, डायरेक्टर जनरल रहे और पुलिस में लंबे समय तक 35 साल रहे आप? हाँ, 37 साल आईपीएस अधिकारी रहे। इनकी राय मायने रखती है, लेकिन देश में जैसा अमरीश जी ने कहा कि जब कोई बीजेपी का सांसद होता है, सत्ताधारी दल का होता है, तब सरकार का, मोदी जी का, शाह का नजरिया कुछ और होता है। और जब कोई राहुल गांधी होता है तो क्या सरकार कैसे काम करती है वो आपने देखा। तो फिलहाल देखते हैं कल कैंडल मार्च में पहलवानों के साथ कितने लोग होते हैं और क्या इन सब से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि किसानों का आंदोलन हमने 13 महीने देखा था, 13 महीने तक मुट्ठी भर लोग बताने वाली सरकार, आखिरकार मोदी जी ने कहा उनकी तपस्या में कमी रह गई। यहां देखना है कि उनकी तपस्या में कोई कमी रहती है या ऐसे तपस्वी की तरह मौन साधे हुए बैठे रहते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों को, महिला पहलवानों को, लड़कियों को ललकारता रहता है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल नमस्कार।